ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਲ ਏ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਕਾਏ ਆਲੂ ਅੰਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬੋਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਮੀਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਚਾਹੇ ਚਿਕਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਲ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात से बात में बिलाल नकीब की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज ईद के खुसूसी शो पर हमारे साथ बातों और सुरों के रंग बिखेरने के लिए अली आफ्ताब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या हाल है आपके? बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ जितना ठीक रहा जा सकता है इस मौसम में, और आपसे बहुत अरसे बाद इसलिए बात हो रही है कि गर्मियों में तो आप बिल्कुल भी लाहौर नहीं आते। मौसम वाकई ऐसा है, लेकिन इस दफा तो खैर आना चाहते भी तो नहीं आ सक रहे थे, कंप्लीटली लॉकडाउन हुआ है। तो कैसे गुजर रहे हैं शबो रोज आजकल लॉकडाउन में? लॉकडाउन में शबो रोज ऐसे गुजर रहे हैं कि कभी कभी वो बाउट आता है डिप्रेशन का और उससे लड़ना पड़ता है, और कभी कभी लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है, इस वक्त अपने स्किल्स इंप्रूव करने का टाइम है। तो बस वो अजीब सी कश्मकश है, दिन के अंदर कोई 10-12 मुख्तलिफ फेजेस आते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि ईद की कोई तैयारी कर रहे हैं आप, या अभी इस दफा कोई मुख्तलिफ तरह से ईद मनाएंगे? ईद की तैयारी यही है कि मेरे पास, आपको पता है, बहुत भड़कीले कुर्ते हैं जो मैं पहनता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा पिछली ईद पे भी इसी तरह था, कोविड वाला मामला था, तो वो यही था कि रिश्तेदारों से उस तरह से तो मेल मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन यही है कि ऑनलाइन आप मिल लो। इसका फायदा है कि बच्चे ईदी भी नहीं मांग सकते, और दो अगर आप ग्रुप्स बना लें तो उसमें एक में सारे रिश्तेदार रख लें और दूसरों में आप वो 7-8 सिलेक्ट कर लें जिनके साथ बाकियों की गीबत करनी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली, जो जाहिर है कि आपसे ज्यादातर तो हम बात करेंगे आपके फन के मुतालिक और जो काम आपने किए हैं, लेकिन एक कुछ हमारे साथियों से जब हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि कुछ आपकी निजी जिंदगी के हवाले से भी कोई 2-4 बातें जो हैं वो पूछी जाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप जरा कुछ अपने बचपन का बताएं कि कैसा बचपन था, क्या बचपन में ही आप फनकार थे या मुख्तलिफ थे कुछ? दोस्त तो ये कहते थे कि बड़ा फनकार है लेकिन वो मेरे घर का माहौल कुछ इस किस्म का था कि मेरे घर वालों को मौसीकी का बहुत ज्यादा शौक था, है बल्कि। और मैंने जितनी अपनी म्यूजिक की मेरी कलेक्शन है इस वक्त, वो मैंने सारी इनहेरिट की है, मुझे खुद कुछ बनाना ही नहीं पड़ा। और उसके अलावा भी मतलब हमारे घर में एक और बहुत रिवाज था, और वो ये कि जो कि वालिद साहब की वजह से, कि और बल्कि यहाँ तक कि सिर्फ म्यूजिक इनहेरिट नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट्स भी इनहेरिट किए, घर पे ही मौजूद थे। तो वालिद साहब कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये सुनो ये रफ़ी का गाना है, या ये सुनो ये किशोर का गाना है, या ये सुनो ये मेहदी हसन का गाना है। वालिद साहब हमेशा म्यूजिक डायरेक्टर के नाम से गाने को इंट्रोड्यूस कराते थे कि ये शंकर जयकिशन का है, ये नौशाद साहब का है, ये अख्तर हुसैन अखियां का है। तो वो बचपन से ही इसका बल्कि मतलब फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा ये हुआ कि हमेशा से मेरा रुझान ज्यादा धुन तरतीब देने पर रहा, आज भी है, और बल्कि गायकी काफी निगलेक्ट हुई इसकी वजह से। लेकिन वही बात के सबको सारा जहां नहीं मिलता, कुछ इस किस्म की लाइन थी निदा फजली साहब की। अच्छा, जबरदस्त। तो ये बताइए कि स्टूडेंट कैसे थे आप? बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब कैसे आप अपनी रेटिंग करते हैं? ये सवाल पूछते हुए आप दिल ही दिल में जिस तरह कंट्रोल कर रहे हैं अपनी हंसी, क्योंकि आप मुझे जानते हैं, तो मैं बड़ा मुतासिर हो रहा हूँ इस वक्त आपसे। मैं बिल्कुल भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और बहुत ही मुश्किल से जेल समझ के सारा स्कूल गुजरा, और अब बल्कि बड़ा दुख होता है, पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन ये है कि कोई मेरी वो बाकायदा उस तरह से तालीम नहीं है।
मैं एफए करने के कुछ अरसे बाद ही मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। और मैं तो शायद बीए भी ना करता अगर जरूरत ना पड़ती, लेकिन वो जब मुझे हायर किया गया तो उसमें वो क्लॉज था कि जी इस की तनख्वाह 8,000 से नहीं बढ़ेगी जब तक ये बीए नहीं कर लेता। तो वो अच्छा। फिर ऐसा मामला हो गया कि फिर मुझे प्राइवेट अपेयर होना पड़ा पर्चों में और मुझे बीए करना पड़ा। वो बल्कि मेरी जो वर्क प्लेस थी उस पे तकरीबन कोई 1 साल जब मैं पास हूँ तो नोटिस बोर्ड पे मेरा मार्कशीट लगी रही और उस पे पेन से लिखा हुआ था पप्पू पास हो गया। तो वो इस तरह से करके मामला चला है मेरा। अच्छा, वैसे अली, जो बाज फनकार होते हैं वो तो कहते हैं कि हमने अपने फन से शादी कर ली है, तो लेकिन आपने तो बाकायदा शादी की है। तो आप बताएं कि ये लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था ये? शादी से पहले तो बहुत लव था। अच्छा। वो बल्कि किसी से पूछना चाहिए अरेंज मैरिज वालों से, मेरे ख्याल में उनका भी शादी से पहले तो बहुत मोहब्बत होती होगी। हाँ, उनकी तो शादी के यकीनन। बाद ही कुछ होता है, कुछ कुछ गलत सा हो जाता है। तो हाँ। लेकिन बिल्कुल कोई हम तो मेरी आप जानते हैं मदीहा को भी, मतलब वो हमारा तो कुछ शादी से कोई पहले 7 एक साल मुझे उससे मोहब्बत रही और उसको मेरे से हमदर्दी। तो हम्म। वो जो है फिर पिछले साल शादी हो गई और तब से बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह उसकी हमदर्दी बनी रहे। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि वैसे तो आप फनकार बिलाशुबा एक मुनफरिद नौयत के हैं, बहुत सारे हुनर हैं आपके पास, लेकिन आपको एहसास कब हुआ कि आप एक फनकार हैं और इस फनकार को एक इजहार का मौका मिलना चाहिए? हम्म, बहुत अरसे तक मैं जाहिर है सिंगर बनना चाहता था और उसकी वजह ये थी कि मेरा मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं धुन बना सकता हूँ। और मैं बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स के पास फिरता रहता था कि मुझे मेरे से गवा लें, मुझे कुछ बना दें। और फिर मुझे अंदाजा हुआ और उसमें कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने रहनुमाई की और उन्होंने कहा कि यार ये ठीक है, अभी हम कुछ ना कुछ, तुम बहुत इंसिस्ट करोगे, बहुत चक्कर लगाओगे तो हम तुम्हें कुछ ना कुछ बना देंगे, लेकिन हम्म। तुम्हारा पूरा करियर इस पे नहीं चल सकता। तो तुम्हें, और तुम कोई बहुत अजीम सिंगर भी नहीं हो कि तुम प्लेबैक सिंगर बन जाओ, और यहाँ पर इंडस्ट्री भी उस तरह से नहीं है कि बहुत कम, मतलब आप देखें कि इस वक्त मुश्किल से, मतलब एक तो वैसे ही आप अगर उंगली पे गिनना शुरू कर दे तो पाकिस्तान में सिंगर जो मेन स्ट्रीम है वो 15 16 17 पे आके खत्म हो जाते हैं, आपको उसके बाद नाम नहीं याद आता, जो कि एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मतलब ये बात मानने का मेरा दिल नहीं करता कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 17 बंदे हैं जो गाना गाते हैं या गाना गाना चाहते हैं, वट। लेकिन बहरहाल उसमें से भी आप देखें जिंगल्स के लिए या फिल्मों के गीतों के लिए कितने सिंगर्स हैं जिनको बुलाया जाता है कि ये जी हमने गाना पूरा तैयार रखा हुआ है, आप बस आके गा लें। तो मुझे उन्होंने यही समझाया कि तुम्हें खुद गाना बनाना आना चाहिए, फिर तुम जितने मर्जी गाओ और फिर चाहे दूसरों से भी गवाओ, लेकिन ये जो लोगों के पास जा जाकर ये कहना है कि मुझे गाना बना दें, ये नहीं चल पाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने बाकायदा ये कोशिश की कि मुझे गाना बनाना आए। और वैसे तो जब एक दो ही मैंने बना लिए थे तो उस वक्त जवानी भी थी, उस वक्त आप लगता था कि बस आ गया मुझे तो, हम्म। और मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन फिर वही बात कि बहुत अरसा करने के बाद समझ आई कि इतना नहीं आया, लेकिन बहरहाल फॉर्मूला हाथ लग गया। तो मैं मौसीकी बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरे हाथ में फॉर्मूला लग गया, मुझे गाना बनाना आ गया है। तो इसलिए अब पिछले कुछ अरसे से मैं अपने आप को आर्टिस्ट थोड़ा बहुत कंसिडर करना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन जो आपका इंट्रोडक्शन है आज भी वो है, मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, असी मंगे थे पै गए डंडे, तो ये गाना आपने खुद लिखा था? जी, ये मैंने और दानियाल तल्लत ने लिखा था। और अच्छा। हम उस वक्त हमने जो पहला गाना हम करने जा रहे थे ये बगैरत ब्रिगेड के बैनर के अंडर, वो रिक्शा था वो। और हमने बल्कि रिक्शा बनाते बनाते आलू अंडे भी बनना शुरू हो गया। और उसके बाद हमने एक जगह पर जाकर, हमारी पहली लाइव परफॉर्मेंस थी, कोई इतनी अच्छी भी नहीं हमने की, लेकिन बहरहाल हमने जब दोनों गाने पेश किए तो रिक्शा बहुत हिट हुआ और आलू अंडे लोगों ने को खास पसंद नहीं किया। लेकिन वही चीज के वो कान मेरा थोड़ा सा
आदी हो चुका हुआ था इतनी मौसीकी सुन के। तो मुझे लगा कि नहीं, ये इस गाने में पोटेंशियल ज्यादा है। तो हमने बिल्कुल रिक्शा हमारा तकरीबन रिकॉर्डेड था जिस वक्त हमने वो छोड़ के तो इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है कि वो जिस दिन गाना रिलीज हुआ है तो वो तो सुबह तक में वायरल हो चुका हुआ। हम्म। तो वैसे उसमें इतनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी उस वक्त थी जिसको आपने अपने गानों में हाईलाइट किए, वो तो बहुत ही इम्प्रेसिव मुझे लगा सारा। जो गाना है उसमें जो चीजें जो बातें आप हाईलाइट कर रहे हैं, इट्स वंडरफुल। तो वो था थैंक यू आपका एक सो मच। इंटरेस्ट? बिल्कुल, असल में वो हुआ इस तरह कि मैं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ मौसीकी करना चाहता था। मैं जब इंटरव्यू के लिए गया, ये मैं आपको जो बता रहा था कि एफए के कुछ अरसे बाद ही मैंने नौकरी कर ली, तो मैं असल में जियो टीवी में मेरी नौकरी हुई और वहां पे मेरा इंटरव्यू किया अब्दुल रऊफ साहब ने। और उन्होंने मेरे से जितने सवाल पूछे वो मुझे नहीं आते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम करने क्या आ गए हो यहाँ पे न्यूज चैनल में। तो मैंने कहा जी कि ये क्योंकि चैनल है, मतलब न्यूज तो है लेकिन क्योंकि चैनल है तो फिर इसमें कुछ मौसीकी भी होगी, तो मैंने तो मौसीकी करनी है, मैं तो इसलिए आ गया हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई चक्कर बनेगा मेरा मौसीकी का। तो उन्होंने मतलब मुझे हायर कर लिया। और उनका उनसे बाद में जब किसी ने पूछा कि जी आपने मतलब अजीब सा बंदा हायर कर लिया, तो उन्होंने कहा यार कैरेक्टर है, कुछ ना कुछ कर लेगा। तो वो हुआ ये कि 2005 में मैं हायर हुआ हूँ और उसके बाद मैंने अपनी एल्बम बनानी, मतलब वो जो मैं पैसे कमाता था वो सारे के सारे मैं एल्बम पे लगा देता था। 2010 एंड तक मेरी एल्बम कंप्लीट हुई, जो कि मैंने फैसला किया कि इसको रिलीज नहीं करना। वो 5 साल की मेहनत, पैसे, सब कुछ टाइम डंप कर दिया। और उसकी वजह ये थी कि वो 5 साल बनाने में जो लगे, उन 5 सालों में इंडस्ट्री बदल गई, इक्विपमेंट बदल गया, मैं एज अ म्यूजिशियन इवॉल्व कर गया और वो 10 गाने आपस में एक जैसे लगते ही नहीं थे। तो वो एक एल्बम के ही नहीं लगते थे गाने। तो वो मैंने खत्म कर दिया और उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब से एल्बम नहीं करनी, अब से सिंगल करना है। कि आप, क्योंकि अगर तो पैसे हों तो बड़ी अच्छी बात है, आप अगर 3 से 6 महीने के अंदर एल्बम कंप्लीट कर सकते हो तो एल्बम से अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको लंबा टाइम लगना है, फिर बेहतर ये है कि जितने पैसे हैं उतने 1 2 3 गाने बनाओ और निकाल दो। उसके बाद 2011 में ये हमने फॉर्म किया बैंड, और उसके बाद ये उसके नवंबर दिसंबर में ये गाना आ गया। तो वो जाहिर है इतने 5 6 सालों में सियासत का और न्यूज का और वो इन सब चीजों का भी शौक पड़ गया हुआ था। तो फिर वो इसी तरह ये दोनों चीजें मिल गई, मौसीकी भी और न्यूज भी और वो सारा कुछ, तो जिसकी वजह से ये नोवेल्टी फैक्टर आ गया और ये गाना बहुत ज्यादा क्लिक कर गया। अच्छा, ये लेकिन मुझे ये बताएं कि आपके गाने जो हैं वो तो मुझे सब एक तरह के किसी एक शख्स के लिखे हुए लगते हैं। क्या ऐसे ही है या मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं ये? वो नहीं नहीं। मिजाज आपके मिजाज के गाने हैं सारे? असल में बिल्कुल मेरे गाने तो जाहिर है बहुत सारे लोग लिखते हैं। मैं तो बल्कि जो बुजुर्ग शोरा हैं उनको भी गाता हूँ। मैं तो फैज साहब भी गाए हैं, मैंने तो जाहिर है मास्टर अल्ताफ पे पूरी एल्बम की है और किशोर आपा का भी मैंने गाया है। असल बात ये है कि क्योंकि वो इंतखाब मेरा होता है ना, कि हम्म। जाहिर है मैं बहुत सारी शायरी पढ़ता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। हम अक्सर दोस्त मिलके बैठ के सेशन करते हैं और उसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। मतलब यहाँ तक कि मेरे पास पूरे पूरे रजिस्टर्स पड़े हुए हैं आलू अंडे के, दीगर गानों के, जो कि हमने तो लिरिक्स की भरमार कर दी थी। वो तो जाहिर है फिर उसमें से सिलेक्शन हुई कि ये रखने के काबिल है और ये बैड टेस्ट में है या एस्थेटिकली अच्छा नहीं है या किसी भी और वजह से, तो वो निकालते गए। तो इसी तरह से वो क्योंकि इंतखाब मेरा होता है तो फिर वो लगता है कि शायद इसमें जो है ना ये एक बंदे का है या एक ने लिखा है। तो अरशद भट्टी के साथ कैसे मैच हुआ? अरशद भट्टी साहब के साथ मैच ऐसे हुआ कि उन्होंने एक गाना लिखा था पार्शल लॉ, लिखा भी था गाया भी था। और अच्छा। वो गाना जिस वक्त आया तो वो किसी ने, मतलब वो मेरी टाइमलाइन में किसी तरह आ गया और मैंने उस पे लिख दिया कि गाना तो बड़ा अच्छा है, काश थोड़ा सुर में होता। तो ये वैसे उसने, अरशद भट्टी ने ये बताई है बात हमें।
तो जी। अरशद भट्टी साहब ने वो कमेंट पढ़ लिया और मुझे कांटेक्ट किया कि मैं गा रहा हूँ, मैंने ही लिखा है और क्या सीन है मुलाकात का। तो मैंने कहा जी जरूर। और असल में अरशद भट्टी साहब की हम फौरन ही क्लिक कर गए, हमारी पहली मुलाकात से ही बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई। और वो मेरे ख्याल में बुनियादी वजह यही थी कि उनका वो जो मिजाज है ना, कि वो सबसे ज्यादा झुकते हैं, अपने आप को करते हैं। तो वो जो एक चीज थी ना कि अपने आप को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना, वो एक चीज होती है जो कि ऐसा जो बंदा होता है ना, वो एक कमाल का ऑब्जर्वर होता है सोसाइटी का। हम्म। तो फिर वो उसकी वजह से हम एकदम से क्लिक कर गए, फिर हमने बड़ा काम किया इकट्ठे। अच्छा, ये बताइए कि आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा है, वो हम अपने नाजरीन को यहाँ पे सुनाना चाहेंगे। हमारे पास सारी वीडियोस हैं आपकी। बिल्कुल ठीक है, मैं दो बता सकता हूँ। जी, बताइए। एक तो तूने मेरा दिल के बहुत ज्यादा करीब है। और दस्तक नहीं है कोई, आहट नहीं है कोई, आंखों में जागे कोई, नींद भी गई। बिखरे हुए ख्वाबों को तूने सवारा क्यों था, बेरंग से खाके में रूह को उतारा तूने। मुझको तराशा मैं हूँ, क्या ये तलाशा आया, क्यों वक्त ऐसा लेके तन्हाइयाँ रूठी, क्यों धूप मुझसे खोई, छाँव भी कब से पूछा, 100 बार रब से क्यों है ये दूरियां। दूसरा गाना जो है वो गजल है मास्टर अल्ताफ की, और वो जो मैंने एल्बम की है जिंजा ते जनाजे, उसमें मेरी फेवरेट गजल जो है वो है जिथे तू तस्वीरां लईयां। बंबा दी तला दे मगरों लमियां बैसां हुंदियां रहियां, मैनू भी कुछ याद न रहियां, ओनू भी सब पुल पल गईयां हो। वाह वाह। तो बड़ा हम्म। फिट उस टाइम पे बैठता है, मुझे लगता है वो। अच्छा, किधरे बदली जुल्फां छंडियां, किथे आके कणियां पईयां, ओदे कुंज खुल ना सके, लखां उंगलां उतड़ गईयां। जिन भी खारे किथे मर गए, जिन भी खारे किथे मर गए, परियां भी सब उड़ उड़ गईयां। सबने मैनू हथ वखाया, पंजे उंगलां इको जियां, मैं ते नीवी पाके तकिया, हाँ मैं ते नीवी पाके तकिया, नजरां किवें अपड़ गईयां। जिथे तू तस्वीरां लईयां, अजो थावां किथे गईयां, जिथे तू तस्वीरां लईयां, अजो थावां किथे गईयां। हंजू सब कुछ लेके रुड़ गए, अखां अपनी थां ते रहियां। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे एक कोई ना कोई आपके शोरी या लाशोरी तौर पे एक आइडियल होता है। आपको कोई आइडियल सिंगर होगा जिससे आप इंस्पायर होंगे, या कहीं पे दानिस्ता गैर दानिस्ता कॉपी भी करते होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं असल में, एक तो ये कि मेरे पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है बंगाली म्यूजिक का, और दूसरा ये कि उसमें भी और जरा नैरो करें तो फिर एस डी बर्मन और आर डी बर्मन का बहुत ज्यादा बड़ा मैं मद्दाह हूँ। और धुन में तो खास तौर पे मतलब ना दानिस्तानी दानिस्ता तौर पे मैंने वो एलिमेंट्स पैदा करने की कोशिश की है अपने अंदर, कि हम्म। मैं उस तर्ज की चीजें बना सकूं। तो मैं बड़ा कोशिश करता हूं, मतलब बल्कि इनफैक्ट इस पे एक बड़ी मजेदार चीज इसमें एक और हुई कि जब मैंने म्यूजिक करना शुरू किया तो मुझे सबने ये कहा कि तुम्हारे म्यूजिक में बहुत फिल्मी झलक है, और अच्छा। ये चीज यहाँ पे नहीं चलेगी, और तुम्हें एक
सोलो आर्टिस्ट या बैंड, और उस किस्म का अपना एक इमेज बनाना पड़ेगा, वैसा म्यूजिक क्रिएट करना पड़ेगा। फिल्मी काम इधर नहीं चलता, ना यहाँ पे फिल्म बनती है ना फिल्मी काम चलता है। तो मैं बहुत अरसे तक वो करता रहा, मतलब, और वो करना क्या था कि जाहिर है धुन तो मैं वैसे ही बनाता था, हमारी ट्रेनिंग ही वो है कि हमें तो सिचुएशन के बाद चीज हम्म। समझ आनी शुरू होती है। तो वो सारा कुछ करके, जिस तरह विशाल भारद्वाज कहते हैं ना कि 40% एनर्जी लगती है गाना बनाने में, और उसके बाद 60% एनर्जी लगती है उस गाने में से आरडी को निकालने में। तो एग्जैक्टली मेरा वो वाला एक सारा सिस्टम था। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि इससे मेरा काम इस तरह से सफर हो रहा है कि बहुत सारी चीजें जो मैं बना रहा हूं, मैं उनसे खुद मुत्तफिक नहीं हूं। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और खासतौर पे अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो फिर तो मतलब वही असूल है कि जिवें क्लाइंट की खुशी। हम्म। लेकिन अगर आप अपना गाना कर रहे हो तो फिर वही बात है कि वो आवाम को पसंद, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है अगर वो आ जाए, लेकिन पहला बुनियादी असूल ये है कि वो आपको खुद को पसंद होना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैंने बिल्कुल बेशर्मों की तरह मैंने फिल्मीपन निकालने की कोशिश खत्म कर दी। और मैं बहुत फिल्मी आदमी हूं, मेरा ओढ़ना बिछोड़ना जो है वो फिल्म है। मतलब मैं बचपन से लेके आज तक तकरीबन हर फिल्म, तकरीबन हर अच्छी रेटिंग वाला टीवी शो मैं देखता हूं। तो मेरे अंदर से वैसी चीजें निकलती हैं, और अब मैं बिल्कुल फिल्टर ही नहीं करता अपने आप को। सही। अच्छा ये बताइए कि जितना भी आप ये काम कर रहे हैं उसमें इनोवेशन भी है और एक उसका मजाज भी है, लेकिन आपका एक प्रोग्राम पटारी है, वो मुझे लगता है शायद आजकल आपने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। पहले तो पटारी क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को वो भी बताएं, और ये भी आजकल आप इसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, इसको भी जरा हमें शेयर करें। जी, जी। पटारी पाकिस्तान की पहली म्यूजिक ऐप थी, मेरे ख्याल में पहली, शायद दूसरी हो, लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी पाकिस्तान की म्यूजिक म्यूजिक ऐप पटारी ही थी, अभी भी है। और मैंने पटारी के साथ काम करना शुरू किया था 2018 में। और दो असाइनमेंट्स थी मेरी। एक तो टॉप चार्ट्स खुद मैंने प्रेजेंट करने होते थे, और दूसरा उस दौर में एक एंटरटेनमेंट का भी वीकली शो था जिसका मैं स्क्रिप्ट लिखा करता था। पहले वो बंद हो गया, इसको अब डिसकंटिन्यू किया है। मार्च 2020 तक तो मैं करता रहा हूँ, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर लिया। उसकी बहुत सारी वजूहात थी। बहुत उम्मीद है कि दोबारा इस तरह की कोई चीज शुरू होगी, क्योंकि बहुत, आपको पता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बहुत दफा पटारी ने भी सोचा इसको, मतलब तकरीबन 2 साल जब जो ये चला है, बहुत दफा पटारी ने सोचा कि इसको बंद कर देते हैं, बहुत दफा मैंने सोचा इसको बंद कर देते हैं। दोनों हम्म। हम करते रहे। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान में म्यूजिक चार्ट्स का और कोई शो ही नहीं था, और अभी भी नहीं है। तो मतलब आप ये देखिए, ये कैसी बदकिस्मती है हमारी कि 24 करोड़ के मुल्क में टॉप चार्ट्स का शो ही कोई नहीं है। बिल्कुल। तो 2 साल हम बस खींच के किसी तरह चलाते रहे। फिर जाहिर है अब वो थोड़ा सा और ज्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन उम्मीद है कि जब भी हालात बेहतर होंगे। और वही बात है कि पटारी का इसमें होना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको कोई ना कोई तो ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से रेटिंग मिले। तो अब फिर वही बात है कि पटारी पे जो लोग हैं वो कम हैं या ज्यादा हैं, या वो एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ज्यादा हैं और दूसरे से कम हैं, इस तरह के जितने भी मसाइल हों, बहरहाल एक सिस्टम इन प्लेस है, वहां से आपको रेटिंग मिल जाती है। यहां तक कि डॉन में भी जो रेटिंग छपती है वो है तो पटारी की, पावर्ड बाय। तो हम्म। बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं अभी भी इस चीज में कि पटारी के साथ, नहीं तो पटारी से रेटिंग्स लेके खुद से ही टॉप चार्ट शुरू किए जाए, क्योंकि अदरवाइज तो मतलब फिर वही बात है, हम नहीं करेंगे तो और तो कोई इतने सालों में कर ही नहीं रहा। और वही बात है कि मेरे होने की वजह से अपनी तरफ से मैं कोशिश कर लेता हूँ, कभी कामयाब हो या नाकाम हो, कि उसमें थोड़ा सा ह्यूमर डाल दिया जाए
कि जो गाने चल रहे हैं उसमें अगर कोई देखने वाला सुनने वाला इंटरेस्टेड नहीं है तो वो ह्यूमर की वजह से देख ले, किसी को मेरा ह्यूमर नहीं पसंद तो वो गाने की वजह से देख ले। तो बहरहाल ये तो करना है, क्योंकि जो खास तौर पे नए म्यूजिशियंस हैं ना, उनको बहुत मुझे लगता है कि इंकरेजमेंट मिलती है कि जी मेरा गाना टॉप 5 में आ गया है या मेरा गाना टॉप 10 में आ गया है, उसको पुश मिलता है कि वो एक और गाना बनाए। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो नए आने वाले जो म्यूजिशियंस हैं उनका बहुत नुकसान होगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि आपने एक चैनल पे मॉर्निंग शो भी किया, वो पहले लेट नाइट प्रोग्राम था, बाद में शायद वो कन्वर्ट हो गया मॉर्निंग शो में, आप जनाब। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे तो अच्छा, मैं ये थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं टीवी पे मॉर्निंग शो सुबह जो है जब मैं तैयार हो रहा होता हूँ तो मैं जियो पे देखता था, वो हुमा अमीर और वो अब्दुल्ला वो अच्छा करते हैं प्रोग्राम। उसके अलावा मुझे कभी किसी और चैनल ने अट्रैक्ट नहीं किया। उसके बाद जब मैंने स्विच किया तो मैंने आप लोगों का प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। वो बहुत ही बेसाख्तगी में और बहुत जबरदस्त था और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये आप जनाब का? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे याद है जिस वक्त हमें चैनल मैनेजमेंट ने रात को 10 बजे से हटा के पहले 7 बजे किया, उसके बाद फिर मॉर्निंग में लेके गए, तो हम तीनों दिल में, और हम आपस में बात भी करते थे, तो हम बड़े ही डिसअपॉइंटेड थे कि हमसे प्राइम टाइम ले लिया गया है रात का और हमें सुबह दे दिया गया है। लेकिन यकीन करें कि उस वो मेरी जिंदगी का बेस्ट टाइम, और उसकी वजह ये थी कि वो शायद जिंदगी का पहला मौका था कि मेरी रूटीन ठीक हो गई थी कि रात को टाइम पे सोना है, सुबह टाइम पे पहुंचना है। मतलब 7 बजे उठ के 8 बजे तक सारे अखबार पढ़ लेने हैं, 8:30 पहुंच के 9 बजे तक मेकअप करा के बैठ जाना है, 11 बजे फ्री हो जाना है और उसके बाद शाम को 5 बजे एक दफा दफ्तर फिर जाना है लाइनअप्स वगैरह के लिए। तो बहुत ही जबरदस्त रूटीन हो गई थी। आई रियली मिस इट। और वही बात कि इवेंचुअली उसकी रेटिंग भी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो गई थी। मतलब जाहिर है शुरू में तो बहुत ही खराब थी, एंड में हम कभी कभी टॉप 10 में आ जाते थे, लेकिन बस फिर वही आपको पता है चैनल ना चल सका, और वो बिल्कुल ही चैनल खत्म होने से पहले कुछ उन्होंने और तब्दीलियां की जिसमें हम भी नहीं रहे, लेकिन इवेंचुअली फिर चैनल भी नहीं चल सका। लेकिन मॉर्निंग शो एक जबरदस्त चीज है। मेरा ये ख्याल है कि किसी को भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपकी रूटीन बिल्कुल सेट हो जाती है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप इतने वर्सटाइल हैं, हर तरह के फॉर्मेट पे आप काम कर रहे हैं और मॉर्निंग शो भी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, गाने भी कर रहे हैं, यानी नजम सेठी की पूरी फैमिली जो काम करती है मिल आप अकेले करते हैं। तो इस हवाले से तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत ही एक मुनफरिद आर्टिस्ट हैं। आपने फिल्मों में आपको नहीं शौक है कि जाएं और वहां पे कोई हीरो बने और किसी फिल्म में काम करें? फिर एक तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरा, फिल्म में तो मुझे लाइट बॉय कोई बना दे मैं उस पर भी तैयार हूँ। फिल्म तो वही, मैं मेरा तो जीना मरना फिल्म है। तो मैं तो बिल्कुल, मतलब अगर एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं गाने कंपोज करना चाहता हूँ फिल्मों के। हम्म। मैं गाने लिखना चाहता हूँ फिल्मों के। मैं तो फिल्म के साथ तो किसी भी जरिए से अगर कनेक्ट किया जाए तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और दूसरा एक और चीज है, ये जो आपने कहा है ना वर्सेटाइल वाली बात, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात वैसे नहीं है। उसकी दो हम्म। वजूहात हैं। एक तो वही वाली के वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन वाली, कि आप शायद किसी भी चीज में बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि आपका ध्यान बटा रहता है। और फिर ध्यान बटे होने के अलावा सबसे चीज ये होती है कि आप किसी भी एक चीज में आपको जो पहली हर्डल आती है ना, तो आप उसको क्रॉस करने के बजाय आप कहते हो यार इसको छोड़ो मैं दूसरा शुरू कर देता हूँ। तो एक ये बहुत बड़ा मसला है। हम्म। दूसरा फिर इसमें एक और मसला ये है कि खास तौर पे जिस तरह आपने वो बात की कि मैं थोड़ा बहुत सियासत को समझता हूँ या न्यूज से मेरा लगाव है। हम्म। अगर आप आर्टिस्ट हो और आप ये शगफ शौक भी रखते हो तो आपको काम नहीं मिलता, ठीक क्योंकि है। यहाँ पर जितना काम जनरेट होता है वो मोस्टली ब्रांड से है। और ब्रांड्स किसी
ऐसे बंदे के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते या अपने ब्रांड को एसोसिएट नहीं करना चाहते जो वोकल है, जिसका ओपिनियन है किसी चीज के बारे में। उनको चाहिए भेड़ें कि जब वो कहें तो वो में कर दें और जब वो कहें तो वो चुप कर दें, इसके अलावा उनका कोई जिंदगी में रोल ना हो। सोशल मीडिया के ऊपर वो सिर्फ बिल्लियों की और कुत्तों की तस्वीर लगाते हो। तो अगर आप इससे ज्यादा कुछ भी करते हो तो फिर वो एक, और खास तौर पे अगर स्टेट नैरेटिव से हटके अगर आपने कभी कुछ जिंदगी में सोच लिया है तो फिर तो आपका पक्का ही बैन है। तो एक तो ये है कि ऐसा होने से आपके रोजगार के बहुत मसाइल रहते हैं सारी जिंदगी। और फिर तीसरी एक और चीज भी है कि फिर लोग भी मैंने देखा है कि थोड़ा सा कतराते हैं। मतलब इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं ना, वो उनको शौक होता है, क्योंकि देखें वैसे भी ज्यादातर जगहों पे होता क्या है, हम भी क्या करते हैं, मतलब आज अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा किसी भी किस्म का तो मैं टीम बिल्डिंग करूंगा। तो होता ही है कि जो सुपरवाइजर होता है वो तो अमूमन टीम बिल्डिंग ही उसका काम होता है, आगे से काम तो फिर वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब टीम बन रही होती है ना तो फिर उनको होता है कि इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड ये बंदा रख लेते हैं और इसके लिए ये रख लेते हैं। जैसे ही वो किसी के बारे में सुनते हैं या वो जानते हैं या वो करते हैं ना कि यार ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा और ये भी कर लेगा, तो वो बजाय के इस बात पे खुश होने के कि अच्छा हमारे शायद पैसे बच जाएंगे, वो कहते हैं कि यार ये फिर आके पता नहीं और क्या क्या कुछ करेगा तो इसको हाँ सही बात है। वो मजीद वो थोड़ा सा खौफजदा हो जाते हैं कि आप कोई उनकी स्पेस में ना वो आ जाएं और उनको कोई थ्रेटन ना कर दें आप। अच्छा, खैर आप ये बताइए कि आप ये बहुत सारे जो काम कर रहे हैं इसमें एक अभी तक आपने उस हमारे साथ डिस्कस नहीं किया, वो जो आप सोशल मीडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और इदारों के लिए इस तरह की कम्युनिकेशन प्रोडक्ट बनाई हैं। वो कुछ बताएं कि किस तरह का काम किया आपने। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा काम किया है हमने। प्रूफ ऑफ परफॉर्मेंस वीडियोस बनाई हैं हमने। अवेयरनेस का तो बहुत ज्यादा काम किया है, बहुत ज्यादा मजा आया है। और वही बात है कि वो उसके करते रहने की वजह से जिस जिस इदारे के साथ भी हमने काम किया बड़ा अच्छा किया, जिसकी वजह से दोनों तरफ कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिम्मेदारियों में इजाफा होना शुरू हो गया। तो बहुत मजे के प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिनमें से खास तौर पे गाओ सुनो बदलो एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके आज भी गाने हिट हो रहे हैं। मतलब वो कोई ना कोई इस किस्म का इवेंट, क्योंकि कैलेंडर इवेंट्स पे थे, हर साल उनको शेयर किया जाता है, हर साल लोग और खुश होकर सुनते और देखते हैं। तो बड़ा खुशी होती है कि हमने ऐसा काम किया है जो कि मतलब टाइम के साथ आउटडेट नहीं हो गया, अभी तक चल रहा है। अच्छा, अब ये बताइए कि आप अक्सर जो गुलकार होते हैं वो ठंडा पानी नहीं पीते और खट्टी चीजें नहीं खाते, तो आपको खाने पीने में क्या पसंद है और क्या क्या चीजें आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं कि आपको बहुत पसंद है और आप खा नहीं सकते। नहीं, खाने पीने में मैं कोई परहेज नहीं करता। जाहिर है हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि व्हाट वर्क्स फॉर मी विल वर्क फॉर एवरीवन एल्स। लेकिन एक चीज जो बहुत जरूरी है वो एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपसे गाना मुश्किल आपको बहुत लगेगा। उसकी वजह सांस है, क्योंकि बहरहाल काम तो सांस का ही है। और उससे भी बढ़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो नींद है। अगर आपकी जिस दिन नींद पूरी नहीं हुई उस दिन आपसे स्टूडियो में भी नहीं गाया जाएगा, रीटेक्स लेके भी नहीं गाया जाएगा। क्योंकि पता नहीं क्यों जहन में होता है, सुर पर लगता नहीं है। और जिस दिन आपकी नींद पूरी हुई है उस दिन तो बस आपके सोचने की देर है, वो सुर लग रहे होते हैं। तो मेरे केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज नींद है और दूसरे नंबर पे एक्सरसाइज। अच्छा, ये आपने इतनी जबरदस्त बात की है। मुझे अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी मैंने यही नोट किया है कि आपकी नींद पूरी है और आपने वॉक करते हैं रेगुलर, आपकी ब्रीदिंग जो है वो ठीक है। तो वो जो हम अक्सर वो कहते हैं ना कि एंजाइटी होती है, वो आपके सारी चीजों पर असरअंदाज होती है।
और ये हर मेरा ख्याल है कि प्रोफेशन में ये इसका एक इफेक्ट होता है, और जाहिर है कि आपके काम में तो बहुत ज्यादा होता है कि इसमें मेंटली आपका कंपोज होना बहुत जरूरी है। तो अच्छा ये बताइए कि आपने बहुत ट्रैवल भी किया है, तो लाहौर से आगे कुछ अच्छा लगा है या लाहौर लाहौर है? नहीं नहीं जी, बहुत कुछ अच्छा लगा है। मैं तो रह अच्छा। ही जाता हूँ कहीं भी जाके लेकिन मेरा फेवरेट अगर आप सिटी पूछना चाहते हैं ना, तो वो तो बर्लिन है। अच्छा। क्योंकि इतना, मतलब फिर भी बात है, वैसे कराची जाहिर है ज्यादा सस्ता होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करें और मेट्रोपॉलिटन से, टोक्यो से, लंदन से, न्यूयॉर्क से, तो बर्लिन बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आपको, हमारे जैसे पाकिस्तानी को भी वहां जाके बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं पड़ती। और दूसरी, बहुत ही आजादी है। कोई कुछ पूछता ही नहीं है कि, और मतलब तकरीबन सब कुछ करने की आजादी है। और लोग बहुत ही ज्यादा कर्टियस हैं। आप किसी से ट्रेन स्टेशन पे रास्ता पूछ लो तो वो आपको अपनी ट्रेन छोड़ के घर के दरवाजे तक छोड़ने आ जाता है। तो फेवरेट सिटी में तो बर्लिन के साथ कोई भी नहीं लगता, लेकिन वैसे मुझे बहुत जगहों से मोहब्बत है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि कोई किताब पीछे नजर आ रही है अलमारी, तो ये किताबें आप पढ़ते रहते हैं? कौन सी किताब आपको ज्यादा पसंद है? कौन सी हमारे नाजरीन को आप रिकमेंड करेंगे कि वो जरूर पढ़ें? जी, एक तो ये कि मौसीकी की तरह ये किताबें भी ज्यादातर इनहेरिटेड ही हैं, ये घर वालों की हैं, मैं इतना नहीं पढ़ता। लेकिन बिल्कुल एक, मुझे कुछ किताबें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, और आजकल मैं खास तौर पे ज्यादा शायरी पढ़ रहा हूँ। और उसकी वजह ये है कि मैंने अब कुछ अरसे से बाकायदा लोगों के लिए लिरिक्स लिखने शुरू कर दिए हैं। तो हम्म। उसकी वजह से मैं अब शायरी ज्यादा आजकल पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो एक किस्म का मेरे अब रोजगार का हिस्सा बन गई है। तो बल्कि जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक तो मास्टर अल्ताफ, जिनकी मैंने, जिन पर पूरी एल्बम की है, अगर आपको उनकी किताबें मिल सकें तो जरूर पढ़ें, क्योंकि हैरान कर देने वाली शायरी है। और बल्कि अगर आपको नहीं मिल रही तो थोड़ा सा इंतजार कर लें, मैं अन करीब, उनकी 3 किताबें हैं वैसे, तो उनमें से मैं सिलेक्शन करके मैं छपवाने लगा हूँ अन करीब इंशाल्लाह। अच्छा, तो वाह। वो फिर बहुत आसानी हो जाएगी सबके लिए। और उसके अलावा मतलब बहुत सी, अब मैं किस तरह की सजेस्ट करूं, मतलब मुझे ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज बहुत ज्यादा पसंद है, समरसेट मोहम की। वो मतलब मुझे लगता है कि बड़ा ही खूबसूरत वो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। मतलब वो इस किस्म का नावल है कि, मतलब फिर भी बात, मेरे जैसे बंदे के लिए ये बड़ा जरूरी है कि कुछ वो इजी रीड भी हो। मतलब वो, मैं उसमें वो इस तरह से लिखा हो कि मुझे, मैं छोड़ू ना, क्योंकि अक्सर किताबें आप शुरू करके छोड़ देते हो। तो हम्म। वो एक उस किस्म की किताब है कि वो आप एक दफा शुरू कर लो, तो भले 1 दिन में करो, 2 दिन में करो, या 3 दिन में करो, आप सब काम छोड़ के वो खत्म करते हो। अच्छा, तो अली, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा की तरह जो है वो खुशगवार मूड में आपने बहुत सारी नई बातें भी बताई जो पहले हमारे नॉलेज में नहीं थी। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया और इस प्रोग्राम में आप आए। आपका ज्यादा शुक्रिया। और आप ये बताएं कि ये रोल रिवर्सल किस दिन होगा, कि मैं आपका इंटरव्यू किस दिन कर रहा हूँ? आप जब मर्जी कर लें, लेकिन आपके पास तो बताने को बहुत कुछ है और मेरे पास तो बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो नहीं आप नहीं, जब बड़ा कुछ है। कहेंगे। मैं आपको 10 साल से तो जानता हूँ, मुझे बड़ा कुछ पता है। अच्छा, चलें, जरूर जब आप कहेंगे तो मैं हाजिर हूँगा। Done। शुक्रिया अली आफ्ताब। बहुत अ, शुक्रिया। जी शुक्रिया नाजरीन। आप लोगों को पेशगी ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले हफ्ते नए मौजू और नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।